हेलो गाइस, आज के प्रीलिम्स प्रिपरेशन के 24 मार्च के वीडियो के अंदर यस्टरडे आपका काफ़ी फीडबैक आया। मैंने सुना, देखा, कुछ मिस्टेक्स भी हुई हैं, कुछ सुधार करने के लिए आप लोगों ने बोला भी है। एंड ओवर एंड ऑल थैंक्स फॉर योर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। आज के एक्चुअली न्यूज़पेपर में एक्चुअली लेट मी टेल यू हाउ आई अप्रोच द प्रीलिम्स। नाउ आप बोलोगे कि हु एम आई। वेल, सभी स्टूडेंट रह चुके हैं यूपीएससी के, सभी ने क्लियर भी किया है, ठीक है। एंड देर आर ऑलवेज ए वे टू अप्रोच दी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। जो मेरा अप्रोच यही रहा है कि अपने जैसे बेसिक्स क्लियर कर लो एंड देन यू गो फॉर द करंट। एंड जैसे जैसे करंट आपके सामने आता है यू आप अपने बेसिक्स को ब्रशअप करते जाओ साथ साथ में। बिकॉज अगर सिंगल प्रिपरेशन करना या अलग अलग टॉपिक को लेकर चलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली एग्जाम के पहले, एंड यू गेट बोर्ड एंड ये आपका जो फियर के अंदर आप पूरा प्रिपेयर भी नहीं कर पाते हैं। तो द वे आई प्रिपेयर इज़ समथिंग लाइक दिस। एंड यूजुअली सक्सेस मिली भी है। एंड जो अपने ओनली आई के जो सर हैं उनके साथ मिलके हमने काफ़ी 150+ कोर्स भी अचीव किए हैं कई बार। तो दैट जो अप्रोच है इसके अंदर मुझे कोई फॉल्ट नज़र आता नहीं है। सिंगल सब्जेक्ट टॉपिक को उठा के कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था जैसे दूसरे कई वीडियोस के अंदर कि अपने सर को बोल रखा था एंशिएंट वीडियो का करो या इकोनॉमी का कवर करने की कोशिश करो। प्रीलिम्स प्रिपरेशन के जो स्पेशली करंट अफेयर्स का जो हम जो ये यूज़ करते हैं मटेरियल, उसमें इतना बड़ा टॉपिक लगाने में 20-30 स्लाइड लग जाती हैं। इट टेक्स बिग टाइम। सो आई मीन सर को बोल आप इस जो आपको जो चाहिए आप सर को बोल सकते हो। बट प्रीलिम्स प्रिपरेशन के अंदर वीडियो से ये एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा आई विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट दैट। बट स्टिल जितना मैं कर पा रहा हूँ वो देखते हैं। वैसे आज का न्यूज़पेपर के अंदर हिंदू के अंदर कुछ था नहीं खास, 1-2 टॉपिक ही मिले मुझे। बट येस्टरडे एंड डे बिफोर येस्टरडे ये कुछ जो करंट अफेयर के इश्यूज़ थे वो मैंने कवर करने की कोशिश की इस वीडियोज़ के अंदर। लेट्स सी कितना हेल्प हो पाता है आपके उसके प्रिपरेशन के अंदर। किसी आई थिंक वन ऑफ यू स्टूडेंट ने ये लिखा था कि एक अच्छा सा कोड डालो, मोटिवेशनल कोट। एक्चुअली मोटिवेशनल कोट का तो मुझे पता नहीं है, बट एक स्टेटमेंट जो विवेकानंद के जिसने मुझे काफ़ी अफेक्ट किया था अपनी लाइफ के अंदर और अभी भी करता है, वो स्टेटमेंट ये था, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया। ना इमेजिन करो आपको बंदा ऐसे बोल रहा है कि सपोज मैंने देखा है कि यहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे और इवन जैसे मैंने भी अपने स्कूल टाइम्स के अंदर या उसके बाद जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए थे, आपको सक्सेस मिलना कई बार मुश्किल हो जाता है। आप अपने स्टार्स बोल दो, किस्मत बोल दो, लक बोल दो, या अपने प्रिपरेशन के अंदर भी खामी बोल दो। तो एंड देन उस जब हमें उस कहते हैं ना जो डार्कनेस का जो पीरियड होता है, जो अंधेरा सामने दिखाई दे रहा होता है और आपको समझ में नहीं आता वो क्या करें, एंड देन ये कोड यार मुझे लाइफ में मिला था एंड इसने काफ़ी चेंज किया है मेरी लाइफ को। तो अगर जैसे आप सपोज यार यू वांट टू बिकम एन आईएएस, तो यू हैव टू टेक अप एन आइडिया। बस आपके सामने वो आईएएस वाला आइडिया होना चाहिए कि सामने एक बड़ा सा आईएएस लिखा है, बस आप उसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रात दिन उसके बारे में सोच रहे हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, मेंस के लिए अपनी हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने लोगों को देखा है करते हुए, लोगों 100 ऐसे लिखते हैं, वो चेक करवाते हैं बैठ के, लिटरली हर टॉपिक को 3-3 बार रिवाइज कर रहे होते हैं सिंगल डे के अंदर। एंशिएंट इंडिया को मैंने देखा लोग 5-5 बार रिवाइज कर लेते हैं दिन के अंदर, बिकॉज वो क्वेश्चंस आते हैं। तो वो लोग मैंने देखा कि वो सिमिलर जो थॉट प्रोसेस है जो विवेकानंद ने ये अपने कोड के अंदर बताया उसको फॉलो करते हैं। जैसे आप देखेंगे क्या बोल रहा है, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ। मतलब आपको जब एग्ज़ाम तक इंटरव्यू ख़त्म नहीं हो जाता तब तक यही आइडिया आपके दिमाग में, आपकी सांस में रहना चाहिए। सपने भी इसी के आने चाहिए कि आप एग्ज़ाम प्रिपेयर दे रहे हैं और एग्ज़ाम के अंदर, एंड देन आप सक्सेस मिल रही है आपको। लिव ऑन दैट आइडिया, लेट द ब्रेन, मसल्स, नर्व्स, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी बी फुल ऑफ दैट आइडिया and just leave every other idea alone. This is the way to success. अब आई डोंट नो मोटिवेशन का तो फंडा पता नहीं, बट सक्सेस का तो यही रूट है। अगर हम ये नहीं करेंगे स्पेशली इस एग्ज़ाम के अंदर, यूपीएससी वाले के अंदर, तो सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिकॉज 1 साल का पीरियड, 3 स्टेजेस, हर स्टेज आपके डिफरेंट पार्ट को, फैकल्टीज़ को, आपके जो इंटेलेक्चुअल लेवल को चेक करती है, ठीक है। तो लेट्स सी आप लोगों को कितना फ़ायदा होता है इससे। न्यूज़ में आज हिंदू के अंदर लास्ट पेज पे आई थिंक ये था वर्ल्ड टीबी डे। अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको सबको उस पर वो कुछ एक छोटा सा आई थिंक ये गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एडवर्टाइजमेंट था 24 मार्च को। डे आई थिंक 2 दिन पहले वर्ल्ड वाटर डे था, तब भी उनका आर्टिकल उसमें पीएम ने वो किया था। देन वर्ल्ड स्पैरो डे था 20 मार्च को। स्पैरोज़ की जो अपनी जो एक्सटेंशन होता जा रहा है धीरे धीरे, तो उसको काफ़ी आई थिंक आर्टिकल्स भी आए थे उस दिन। तो
हाँ, उस दिन तो मैं यहाँ पे कवर नहीं कर पाया था, बट आपको ये पता ही होगा इसके रीजंस क्या क्या हैं। अर्बनाइजेशन, कंक्रीटाइजेशन है, फिर उनको जो अपना खाने का जो फीड होता था, जो अपने आपको याद होगा जो गांव के अंदर चौक होते हैं वहाँ पे जो अपनी लेडीज़ होती हैं फैमिली के अंदर, जो जो अपना जो अनाज होता था वहीं पे उनका वो जो तैयार किया जाता था, तो जो बचा होता था वो बाहर फेंक दिया जाता था, और जो अपने स्पैरोज होती थी वो उसको यूज़ कर लेती थी ना। अब होता क्या है, अर्बनाइजेशन के दौरान सारा का जरा जो आपका जो ये आता है, आटा आता है, जो फ्लोर आता है, या आपका जो वीट है, या जो भी सब कुछ ऑलरेडी पैक्ड आता है, तो उनको खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है। आप ये रीजन आपको ऑलरेडी पता ही है। लेकिन जैसे बेस जो मेन रीजन जो एक कंट्रोवर्सी चलती आ रही है बार बार स्पैरोज के जो एक्सटेंशन के ऊपर जो दिख नहीं रही, डिसअपेरेंस होती जा रही है अर्बन एरिया से, वो ये बताई जाती है मोबाइल टावर्स की जो रेडिएशंस है वो इनको अफेक्ट कर रही है ना। कुछ बोलते हैं कि वो जो ये रेडिएशंस होती है मोबाइल टावर्स की, वो उनके नेविगेशनल जो फैकल्टी होती है, स्किल होते हैं, उसको अफेक्ट करती है। कुछ बोलते हैं कि जो ये रेडिएशंस होते हैं उनके जो अंडे होते हैं उनको प्रीमेच्योर वो ब्रेक डाउन कर देती है, और जो उनका जो अंडा जो होता है, जो आई मीन जो उसकी जो बच्चे होते हैं वो उसमें मैच्योर स्टेज में पहुंच नहीं पाते हैं, दे डाई। तो ये दोनों रीजन आई मीन देखना पड़ेगा, बिकॉज मुझे तो मिला नहीं सेकंड वाला रीजन, लेकिन जो नेविगेशन स्किल वाला रीजन ही मिल रहा था हर जगह जगह। तो आप इसको चेक कर लेना, एग्ज़ाम में हो सकता है ये पूछ ले। एंड हाँ, येस्टरडे मैंने गलती कर दिया था, मेरे मुंह से निकल गया था कि स्टेट बर्ड ऑफ दी नागालैंड। मैंने दोबारा वीडियो देख रहा था, मुझे लगा ये मैंने क्या बोल दिया जल्दबाजी के अंदर। तो ग्रेट हॉर्नबिल नागालैंड का नहीं है, एक्चुअली मैं नागालैंड में रह चुका हूँ कई साल, एंड दैट जो हॉर्नबिल जो वहाँ का फेस्टिवल है मैंने अटेंड भी किया है 2 बार। तो एक्चुअली आई सर्व्ड इन दैट स्टेट। तो ये जो ग्रेट हॉर्नबिल है ये वहाँ का वो नहीं है एक्चुअली, लेकिन वो बहुत फेमस है। वहाँ के कुछ जो उनकी ट्राइब्स हैं उनकी, वो जिसको आई थिंक यूज़ करती थी अपने, मैंने देखा है उनके जो सर के ऊपर जो यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, समथिंग लाइक वो कैप टाइप का होता है, एक मुकुट टाइप का सा, ठीक है। तो उसके अंदर की वो फैदर्स लगते हैं, ठीक है। तो आज फिर मैंने उसको सर्च मारा और देखा कि बाकी कौन कौन से स्टेट का है, तो ये मुझे अरुणाचल का पता था, एंड द केरला एंड द चिन स्टेट ऑफ द म्यांमार, ये कहीं किसी आर्टिकल के अंदर था। तो आई होप ये भी गलत ना हो वैसे तो, बट हाँ ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट। फ्रंट पेज के ऊपर ये आर्टिकल था, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, जो इंडिया ने, आपको याद होगा कि फ्यू ईयर्स बैक ये उसमें कोलैबोरेशन था किसके बीच में, CSIR एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बीच में। तो जो CSIR वो है अपनी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे, तो ये CSIR और ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, इन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन था। किस चीज़ के लिए था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द एंशिएंट एंड ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ द कंट्री फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन थ्रू बायोपायरेसी एंड अनएथिकल पेटेंट्स। ना होता क्या है कि यूएसए के अंदर आपने देखा होगा जो अपनी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, वहाँ पे नीम का, हल्दी का, और जो अपने बासमती राइस का, इस तरह के पेटेंट करवाती रहती है। और हमें और बेसिकली वो यूज़ कौन से करती है, फार्मूला जो हमारे आयुर्वेदिक टेक्स्ट हो गए, एंशियंट टेक्स्ट हैं, फॉर एग्जांपल अपनी जो जरावर ट्राइब है अरुणाचल उसमें, सॉरी अंडमान निकोबार के अंदर, या बाकी जो अपने छत्तीसगढ़ के ट्राइब्स हैं, उनके जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको यूज़ करके ये पेटेंट को यहाँ पे अपना एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। तो इस एक्सप्लॉइटेशन को रोकने के लिए ये सिस्टम बनाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसमें इन्वॉल्व थी एंड CSIR इन्वॉल्व थी, ठीक है। अब उसे किया कैसे था, बाई डॉक्यूमेंटिंग इट इलेक्ट्रॉनिकली एंड क्लासीफाइंग इट एज पर इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स, ठीक है। इसको कहाँ स्टोर किया था उन्होंने, 34 मिलियन A4 साइज पेजेस के अंदर, एंड ट्रांसलेट किया गया था इसको 5 फॉरेन लैंग्वेज के अंदर। कौन कौन सी 5 थी वो, जापानीज थी, इंग्लिश थी, स्पेनिश थी, जर्मन थी एंड फ्रेंच थी। एंड इट्स नॉट अ ट्रांसलिटरेशन, इट्स अ नॉलेज बेस्ड कन्वर्जन किया गया था, ठीक है। तो ये हो गया। एंड देन हाँ, इसमें आयुर्वेदा, सारे जो आयुष वाले हैं, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, योगा, इसमें फिर इसमें होम्योपैथी वाला भी है, लेकिन होम्योपैथी आई थिंक एक अपने वाला में इन्वॉल्व होता नहीं है, ठीक है। तो इसको यहाँ से निकाल देना है हमें। यही स्पेशली और मेडिसिन प्लांट है, फॉर्मुलेशन है, यूनिट सिस्टम वगैरह वगैरह। एक्चुअली जो आर्टिकल था वो इस बारे में था कि जो वहाँ की जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको निकाला जा रहा है, उनको जो उनका जॉब था वो उनको कंटिन्यू नहीं किया जा रहा है वगैरह वगैरह, बट उसका कोई यूज़ नहीं है हमारे लिए। बट ये TKDL है वो बार बार पूछता रहता है, आई थिंक मेंस में पूछ रखा है, पहले भी 1-2 बार आ चुका है ये मेंस के अंदर, जब ये पुराने वाले सिस्टम के अंदर, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट क्या है, SDI। ये न्यूज़ में था, आपने देखा होगा कि इंडिया 1 से 1 जो इसकी जो रैंकिंग थी 1 कम हो गई है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर। तो जो इसमें बार बार न्यूज़ में आ रही थी, मुझे पता है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये बार बार जो इश्यू होगा वो हाईलाइट किया जाएगा, ताकि करंट गवर्नमेंट के फेलियर को दिखाने के लिए, और बार बार न्यूज़ में रहेगा। वैसे ये SDI, अपना GII, GDI और MPI जो आपको ऑलरेडी पता ही होते हैं, लेकिन एक बार एक रिफ्रेश करने के लिए, रिवाइज करने के लिए, रिवीजन के लिए हम इसको कर लेते हैं, और जो करंट जो इसका जो फार्मूलाज हैं वो देख लेते हैं। बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हम उसमें ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर ये क्वेश्चन भी गलत हो जाए हमारा। तो SDI जो होता है इसके 3 डायमेंशंस हैं। अब चेक कैसे करते हैं। जो फर्स्ट डायमेंशन है इसकी वो है अपनी लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज, एंड थर्ड इज डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसको कैलकुलेट करने के लिए इंडिकेटर्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं, हेल्दी लाइफ वाले, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ,
नॉलेज के लिए एक्सपेक्टेड एंड मीन, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। एक्सपेक्टेड का मतलब कि वो कितना करेगा स्कूलिंग, और मीन से ऑलरेडी कर चुके हैं कितने, उन दोनों को मिला के बनाएंगे एजुकेशन इंडेक्स। थर्ड आता है GNI पर कैपिटा। यहाँ पे GDP वगैरह कुछ नहीं, याद रखना है GNI पर कैपिटा PPP के अंदर चेक किया जाता है और GNI इंडेक्स बोलते हैं। तीनों को मिला के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मिलता है, बनता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये तो आपकी लाइफ बता देगा। एजुकेशन के अंदर मीन एंड एक्सपेक्टेड स्कूलिंग हो जाएंगी। थर्ड आ जाएगा आपको GNI पर कैपिटा। ठीक है, अब इसमें ये देखना कि जो जितना ज़्यादा हाई स्कोर करेगा उसका मतलब वहाँ की लाइफ स्पैन अच्छी है, GDP जो GNI अच्छी है, एजुकेशन अच्छी है। ठीक है, ये देखना पड़ेगा यहाँ से। एंड जो SDI होती है वो ये बनाई किसने थी, महबूब उल हक था अपने अमर्त्य सेन के साथ में मिलके। ठीक है, एंड ये UNDP का प्रोग्राम जो है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इसको रिलीज़ करता है एवरी ईयर। ठीक है ना, एक चीज़ हमें याद रखनी है, मैंने इसमें बनाया नहीं था, 0.5 to 0.8। ठीक है, एंड लेस देन 0.5 एंड देन मोर देन 0.8, ये 3 स्टेज है। ये अगर 0.8 से अगर ज़्यादा स्कोर आता है तो आप क्या होंगे, वो हाईली डेवलप्ड हो जाएंगे। ये होंगे ये मिडिल डेवलप्ड या जो भी है, मॉडरेट डेवलप्ड, एंड ये होगा लेस डेवलप्ड। ठीक है, तो इंडिया भी इसमें आता है बीच वाले के अंदर। आ गया दूसरा, इनइक्वालिटी एडजस्टेड SDI। इनइक्वालिटी में कुछ नहीं करना है, लास्ट में आप सेम वही लाइफ एक्सपेक्टेड बर्थ लेंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेड हो गया, मीन हो गया, GNI पर कैपिटा हो गई। इसमें फिर डायमेंशन इंडेक्स में वो सेम आ गए तीनों के तीनों, लेकिन फिर क्या करेंगे, आपको इनइक्वालिटी से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो उसमें करके फिर इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आ जाता है। थर्ड आ गया ये जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स आ गया। जो GDI होता है इज अ रेशियो ऑफ द SDIs कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर द फीमेल्स एंड मेल्स यूजिंग द सेम मेथोडोलॉजी एज इन द SDI। एंड उसको फिर क्या करते हैं, ये डायरेक्ट मेजर ऑफ द जेंडर गैप दिखाया जाता है। कैसे, फीमेल SDI का कितना परसेंटेज है मेल SDI का, तो उसका फॉर्मूला ऐसे हो जाता है, फीमेल SDI अपॉन मेल SDI इंटू 100। तो जो परसेंटेज आएगा वो गैप दिखाएगा कि इन दोनों के जो फीमेल में कितना डेवलपमेंट हुआ है, मेल में कितना डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में हमें इतना याद रखना है, फीमेल SDI अपॉन मेल SDI इंटू 100। लेट्स सी, नेक्स्ट है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में सिंपल याद रखना है कि ये 3 डायमेंशन को कवर करेगा, हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड लेबर मार्केट। इसमें दोनों के यूज़ होंगे, मेल के भी एंड फीमेल के भी। ठीक है, लेकिन हेल्थ के अंदर ओनली फीमेल का यूज़ होगा। जैसे आप यहाँ देखो, इसमें हेल्थ के अंदर हमें ये याद रखना है कि इसके 2 इंडिकेटर याद रखने हमें। ये जेंडर इक्वलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखना। नेक्स्ट वाला ये पॉवर्टी वो इंडेक्स है, वो मल्टी डायमेंशनल, वो ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना GII है। इसको याद रखने के तरीके क्या होंगे, हेल्थ के अंदर देखो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, एडोलेसेंट बर्थ रेट। ठीक है, ये दोनों को मिला के फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंडेक्स बनता है। देन कम्स द एम्पावरमेंट एंड देन कम्स द लेबर मार्केट। नाउ एम्पावरमेंट में हम क्या चेक करेंगे, एम्पावरमेंट में हम फीमेल एंड मेल का दोनों का सेकेंडरी एजुकेशन देखें कितनी है, कि जितनी पॉपुलेशन कितना पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन सेकेंडरी एजुकेटेड है, 10th क्लास पास किया हुआ है। ठीक है, तो हम उससे फीमेल एम्पावरमेंट आ गया और उसी का मेल में जाके मेल एम्पावरमेंट आ गया। ठीक है, इसको साथ में फिर जोड़ने के लिए हमें क्या करेंगे, फीमेल एंड मेल का पार्लियामेंट्री सीट में शेयर कितना है, कि दोनों कितना कितना ऑक्यूपाई कर पा रही हैं, तो उसको यहाँ डाल दिया हमने फीमेल वाले के अंदर और इसमें एक मेल में डाल दिया। तो जो एम्पावरमेंट इंडेक्स के अंदर 2 क्या क्या इंक्लूड हो रहे हैं, फर्स्ट हो रहा है सेकेंडरी एजुकेशन कितना है परसेंटेज, मेल में फीमेल में अपने अपने में, एंड दोनों का ही शेयर कितना है पार्लियामेंट्री सीट्स के अंदर। ठीक है, ये हो गया फीमेल एम्पावरमेंट इंडेक्स एंड मेल एम्पावरमेंट। लेबर मार्केट के अंदर हम क्या देखेंगे, दोनों का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखेंगे, LFPR। ठीक है, तो फीमेल वाला जो जाएगा वो फीमेल लेबर मार्केट इंडेक्स रहेगा और मेल का मेल लेबर मार्केट इंडेक्स रहेगा। ठीक है, अब इन तीनों को मिला के क्या हुआ, फीमेल जेंडर इंडेक्स आ गया, दोनों को मिला के मेल एम्पावरमेंट का मेल जेंडर इंडेक्स आ गया। इन दोनों से कैलकुलेट कर लेंगे हम क्या, जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, ये तो आपको याद ही होगा कि अपना इसमें मेल इसमें शेयर ऑफ द पार्लियामेंट्री सीट कितना, ये चेक कर लेना आप। ठीक है, अगर नहीं पता हो तो कल वाले वीडियो के अंदर मैं कवर कर दूंगा। नेक्स्ट आ गया GII, ये सेम वही है जो मैंने अभी ऑलरेडी आपको बताया, इसे वो है GII इज इनइक्वालिटी इंडेक्स है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देख लिया आपने, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या देखा आपने, मैटरनल MMR देख लिया, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो देख लिया, एंड एडोलेसेंट बर्थ रेट देख लिया। एम्पावरमेंट में देखा है तो उसमें प्रपोर्शन आ गया पार्लियामेंट्री सीट का, कैसे कैसे आया, जो एज 25 ईयर्स में कितना उसने वो ऑक्यूपाई कर रखा है और कितने ने सेकेंडरी एजुकेशन लेके रखा हुआ है। ठीक है, एंड इकोनॉमिक स्टेटस में हम देख लिया LFPR कितना कितना वो आ गया। ठीक है, इसमें याद रखना कि ये 15 साल से ऊपर है और ये 25 साल से ऊपर है। ठीक है, तो एम्पावरमेंट 25 प्लस देखना है हमको,
इसमें 15+ देखना है हमको, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 30 में भी 3 आ गए। इसको इसको जो याद करने का तरीका आप ये सिंपल याद रख सकते हैं, हेल, ठीक है, हेल्थ, एम्पावरमेंट, लेबर। और MPI को याद करने का तरीका जैसे जैसे मैं बनाता था तो इसमें होता था हेस, ठीक है। तो आपने हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हेल्थ के अंदर हमें ये याद रखना है कि न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, तो याद तो रहना नहीं है, ये 10 वो हैं 3 डायमेंशन के, उन्होंने 10 इंडिकेटर बनाए, हेल्थ के अंदर 2, एजुकेशन में 2 एंड 6 यहाँ पे हैं, ठीक है। अब अगर आपको याद रखने की इफ़ यू हैव गुड मेमोरी और ये आपके न्यूमेरिक्स अच्छे हैं तो ये आप देख सकते हैं कि हेल्थ में न्यूट्रिशन रहेगा, चाइल्ड मोर्टेलिटी रहेगी। एजुकेशन में 2 चीज़ याद रखनी है, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड चिल्ड्रन इनरोल कितने, ठीक है। आपको यहाँ से कंफ्यूज नहीं करना है, किससे, SDI से, उसमें एक्सपेक्टेड मीन था, ठीक है, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। यहाँ पे क्या, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग प्लस चिल्ड्रन इनरोल कितने हैं। एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर क्या होगा, आप एक घर के अंदर सोचो क्या क्या हो सकते हैं, कुकिंग फूल यूज़ कर रहा है नहीं कर रहा है, टॉयलेट है, वाटर है या नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं, फ्लोर एंड एसेट्स कितने कितने हैं, ठीक है। एंड इन सबको मिला के ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बनाते हैं, ठीक है। इशू क्या था मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था, इंडिया की जो 130 से 131 चला गया है, 188 कंट्री की ही रैंकिंग निकालते हैं ये, इसको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बोलते हैं और UNDP निकालती है, यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंडिया का इंडेक्स आया कितना है, 0.624 आया है, ठीक है। तो ये मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट में आ गया। ये अब ये सबसे मेन याद रखने की चीज़ है कि इवन शार्क कंट्रीज़ के अंदर भी ये हमारी रैंकिंग 3rd है। श्रीलंका 73 पे है, मालदीव 105 में है, दोनों हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री उसमें कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट आई थिंक डे बिफोर येस्टरडे या उसके एक दिन पहले वाटर कंटामिनेशन का एक आर्टिकल आ रखा था कि वेस्ट बंगाल के अंदर आर्सेनिक का बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो ग्राउंड वाटर के अंदर कंटामिनेशन है एंड इट्स नॉट सुटेबल फॉर दी ड्रिंकिंग। ना फिर ये कुछ कंटामिनेशन का आई थिंक UPSC में 2 बार सवाल आ चुका है प्रीलिम्स के अंदर, इफ़ आई रिमेंबर 2013 में भी आया था, उसके पहले भी कभी आया था, ठीक है। अब ये वाटर कंटामिनेशन देखना कि अब आर्सेनिक मिलता कहाँ कहाँ पे है, जैसे सिंपल याद रखने का ये तरीका है कि सेडिमेंट से मिलेगा, किसके सेडिमेंट्स के अंदर, एलुवियल, इंडो गंगेटिक, ब्रह्मपुत्रा के बेसिन्स के अंदर। अगर आपको इंडिया का अगर आप मैप बनाएं ऐसे, यहाँ बनाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन फिर भी, तो अगर यहाँ से गंगा की जो बेल्ट जाती है ऐसे पूरी की पूरी, इसके अंदर फुल आर्सेनिक मिलता है इंडो गंगेटिक एंड ब्रह्मपुत्रा में, ठीक है। और मेन जो ये जो आर्टिकल था वो वेस्ट बंगाल के बारे में था, ठीक है। तो यूपी का ईस्टर्न पार्ट, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल के अंदर ये सारा का सारा आर्सेनिक का बहुत ज़्यादा कंटामिनेशन है। देन वी हैव द फ्लोराइड। अब जब मैंने ये न्यूज़ में देखा तो फिर मैं आके भी वो अपने ये इसके अंदर मेंशन करना ठीक रहेगा ताकि कुछ पूछ ले तो याद रहेगा। जो फ्लोराइड होता है वो हमारे टीथ, दांतों पे, बोन पे, मसल्स के ऊपर, तीनों पे इफेक्ट डालता है। राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश के बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं इन तीनों से, बाकी पंजाब, यूपी, कर्नाटका के अंदर भी थोड़ा बहुत मिलता है ये, ठीक है। तो राजस्थान, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश। अब थर्ड आ गया कोस्टल एंड द इनलैंड सैलिनिटी। सैलिनिटी क्या करती है, जब अंदर पानी के अंदर घुसती है, सॉरी इसमें ग्राउंड के अंदर घुसती है, अपने से लैंड के अंदर धीरे धीरे घुसती फिर सारे इसमें अपने जो वाटर वेल्स होते हैं, जो ग्राउंड वाटर होता है उसमें भी चली जाती है। एंड जो वाटर जहाँ पे नॉर्मल वाला जो पीने का जो ड्रिंकिंग वाटर यूज होता था वो अनड्रिंकेबल हो जाता है फिर। अब होते कहाँ पे, आप सौराष्ट्र देख लो, आपको पता है गुजरात का जो कच्छ, वो इसमें नीचे की तरफ जो एरिया है इधर, सॉरी गलवा खंबात हो गई, फिर इधर भी आ जाओगे तो यहाँ से पानी ऑलरेडी उसके अंदर जा रहा है। फिर कच्छ वाले तो पता ही है सबको, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के अंदर भी ये ऑलरेडी घुसा हुआ है। फॉर एग्जांपल उड़ीसा में तो जैसे वो लेक है अपनी चिल्का लेक हो गई, आंध्रा के अंदर भी ये बाकी जो लेक्स हैं इनके सबके थ्रू ये पानी सॉरी जो सॉल्ट है वो धीरे धीरे ग्राउंड वाटर के अंदर क्रीप होता हुआ अंदर घुसता चला जा रहा है। अपन आगे नेक्स्ट आयरन। तो जो आयरन है, आयरन बोलेंगे इसका तो कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए, बट नहीं, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री स्पेशली बिहार, यूपी एंड वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत ज़्यादा आयरन में कंटामिनेशन मिलता है और वाटर जो है पानी पीने लायक नहीं होता है। इससे एक सिंपल सी बीमारी होती है हीमोक्रोमेटोसिस, कोई यूज़ नहीं है हमारे UPSC की प्रिपरेशन के लिए। यूरेनियम में रेडॉन का भी एक जो अपने जहाँ पे यूरेनियम निकलता है, मेघालय के अंदर हो गया अपना, और इधर अपना क्या है, इधर राजस्थान हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। तो इन जगह के अंदर क्या है कि जो आसपास के एरिया के अंदर यूरेनियम कंटामिनेशन हो जाता है। रेडॉन तो आपको पता है ये गैस है, एक एलिमेंट है, और रेडॉन का आपको यही पता होगा इसका यूज़ क्या होता है। इसको हम यूजुअली हम ये इसको यूज़ कर नहीं पाए, बट अर्थक्वेक के जस्ट पहले रेडॉन गैस बाहर निकलती है, तो इसको एक तरीके से हम वो इंडिकेटर या मार्कर यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर टू प्रोटेक्ट दी अर्थक्वेक, ठीक है। फिर आते हैं टॉक्सिक मेटल्स। इंडिया के टॉक्सिक मेटल का बहुत ज़्यादा लेड, कैडमियम, क्रोमियम कहाँ मिलता है, ऐसा कुछ खास इसमें मिला नहीं मुझे जो एक UPSC प्रिपरेशन के लिए हमें यूज़फुल हो। लेकिन नाइट्राइट बहुत वो एक इम्पॉर्टेंट वो है, ये वैसे तो नेचुरल भी मिलता है, लेकिन जो हमारा जो इंडिया के अंदर उसका जो कंटामिनेशन हो रहा है वो नेचुरल नहीं हो रहा है, आर्टिफिशियल हो रहा है, या फिर जो हमारे जो मैन मेड है, फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर, सीवेज वगैरह से पंजाब, हरियाणा, या आपको पता ही है क्यों है, ग्रीन रेवोल्यूशन है यहाँ पे, ठीक है। बाकी जो एरियाज़ हैं वो गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उसमें मिलता है। इससे ज़रूर ये याद रखना है कि नाइट्रेट के जो वो क्या होते हैं
उसकी बीमारियाँ क्या क्या होती हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है एक तो, एंड ये कैंसर होता है। ये नाइट्रेट अपना वहाँ चला जाएगा, उसमें ब्लड में चला जाएगा और जाके हीमोग्लोबिन से मिल जाता है। तो उसके कारण क्या होता है कि जो फिर वो जो उसका जो ब्लड प्यूरिफिकेशन, जो लंग का जो काम होता है वो कर नहीं पाता है, एंड दैट्स लीड्स टू द ब्लू बेबी सिंड्रोम। और कैंसर के भी इसके अंदर वो मिले हैं सिम्टम्स, सॉरी उसमें ये नाइट्रेट को कम्प्लिसिट पाया गया है। हाँ, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, कल भी आर्टिकल था, उसके पहले भी था। अब हुआ क्या है कि अपना जो यूनाइटेड नेशन है अपने भाई साहब, UNSDS है बोलते हैं इसको, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ये आप इस बार प्री के लिए देख सकते हैं, बिकॉज यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है एक तो, ठीक है, तो ये ऑफिशियल टाइप का हो गया। प्लस एक ये बहुत ही फेमस बार बार चलता हुआ आ रहा है, आर्टिकल बहुत निकल गए तो ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो यूपीएससी के रडार पे रहेगा ये टॉपिक, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या है, इन्होंने हैप्पीनेस रिपोर्ट निकाल ली है, इंडिया को 122 रैंक दिए, नॉर्वे को फर्स्ट रैंक दिए। इसके वेरिएबल्स क्या क्या थे, अब इसमें याद रखने की जरूरत है नहीं वैसे, बट देख लो। देखो, इकोनॉमी आ गई, रियल जीडीपी आ गया, सोशल सपोर्ट आ गया, आपकी फैमिली कितनी वो कर रही है, आपकी हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, आपकी फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस कितनी है, आपकी जनरोसिटी कितनी है, परसेप्शन ऑफ द करप्शन कितना है। और ये सब कंपेयर किए जाते हैं किसके अगेंस्ट में, एक हाइपोथेटिकल नेशन बनाया है उन्होंने डिस्टोपिया नाम से, ठीक है। तो उससे ये कंपेयर किए जाते हैं हर स्टेट की रैंकिंग को, एंड उसके फिर हिसाब से ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट निकाली जाती है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स, फैमिली, हेल्थी लाइफ, फ्रीडम, जेनरोसिटी, करप्शन, ये सब मिला मिलू के ये अपना वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट था, हाँ, ये जीएनएच इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया कि एक तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आ गई, प्लस अपना नीचे नीचे ये देखो, अपना मैंने एक स्टेटमेंट इसमें लिखा है, जो एमपी है वो लास्ट फ्राइडे को उसने क्या किया था, फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू सेटअप ए हैप्पीनेस डिपार्टमेंट। एंड उसने जो हैप्पीनेस डिपार्टमेंट थीम जो उठाई है वो यहीं से उठाई है, जीएनएच से, और जो पहली बार भूटान के अंदर लाया गया था, ठीक है। अब तो 2012 के अंदर सेंटर ऑफ भूटान स्टडीज़ ने क्या किया था, उनके जो ओरिजिनल जो 4 पिलर्स थे ना, ये 4 पिलर्स हैं, इन चारों को 8 में डिवाइड कर दिया था फॉर बेटर वो दिखाने के लिए या जो इवैल्यूएशन करने के लिए। अब 8 को तो पता नहीं, लेकिन हमें 4 जरूर याद करने हैं। पहला तो गवर्नेंस है, ठीक है, दूसरा है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, थर्ड है कल्चर, एंड फोर्थ इज इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये ऐसे आप देख सकते हैं, पहला तो अपना गवर्नेंस आ गया गवर्नमेंट की तरफ से, फिर अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ गया, सोशल इकोनॉमी मान लो, फिर आ गया अपने कल्चर, एंड देन आ गया अपना इन्वायरमेंट। आज के न्यूमोनिक बना लो और याद भी रह जाएगा अच्छे से। अब इसने इसको क्या किया, इन चारों को डिवाइड किया 8 के अंदर, ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपको उसको इवैल्यूएट करने के लिए। क्या है ये, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हेल्थ, टाइम बैलेंस, सोशल एंड द कम्युनिटी वाइटलिटी कितनी है, कल्चरल वाइटलिटी कितनी है, एजुकेशन क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, गुड गवर्नेंस, इकोलॉजिकल वाइटलिटी। अब ये याद करना मुश्किल है, लेकिन याद पहले वाले 4 कर लो, गवर्नेंस, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, थर्ड था अपना कल्चर, एंड फोर्थ था इन्वायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड टीबी डे है। नाउ बार बार देखा होगा टीवी की हर तीसरे दिन अपना जो हिंदू के साइंस एंड टेक के अंदर आर्टिकल आते रहते हैं, तो बाकी तो टीवी का मुझे तो कोई लगता नहीं है कोई सवाल बनेगा, बट कुछ टर्म्स हैं जो टीवी की जो बार बार न्यूज़ में रहती हैं वो हमें पता रखना ठीक रहेगा, बिकॉज ये कॉमन है कि जी के टाइप का सवाल बन जाता है। फिर पहले एक टर्म मिलती है बार बार आपको, RNTCP, इसका फुल फॉर्म है रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। बार बार गवर्नमेंट इसको चेंज करती रहती है, और ये हो गया। दूसरा एक प्रोग्राम बहुत पहले आया था RNTCP से पहले, उसके अंदर ये डॉट्स आया था। डॉट्स का मतलब था डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ना इसका आप अगर देखो तो डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि बंदा जो ट्रीटमेंट ले रहा है, जब वो मेडिसिन लेने आएगा गवर्नमेंट के काउंटर के ऊपर, तो वो जो वहाँ पे काउंटर पे जो बंदा बैठा होगा वो अपने हाथ से जो पेशेंट होगा उसको मेडिसिन खाते हुए देखेगा, और फिर नोट करेगा कि इसने पेशेंट को जो डोज है वो ली या नहीं ली है, ठीक है। तो ये यूजुअली जो शॉर्ट कोर्स होता था पहले, ठीक है, इसका मतलब बाद में फिर ये इसको हटा दिया गया था, और जो लॉन्ग शॉर्ट सब कुछ इंक्लूड कर लिया गया था। एंड इसको जो डायरेक्टली ऑब्जर्व का रीज़न क्या था, रीज़न ये था कि एक चीज़ होती है कॉम्प्लायंस, मीनिंग तो आपको पता ही होगा ऑलरेडी, लेकिन कॉम्प्लायंस का जो मेडिकल एक जो मीनिंग ये होता है कि आपको मेडिसिन दी गई, टीबी का ट्रीटमेंट चलता है 6, 9, 18 इस तरह, ठीक है, इस पर काम नहीं किया तो इस पर इस काम नहीं, तो ऐसे। अब 6 मंथ ट्रीटमेंट का फंडा ये होता है कि जो विदिन 15 days to 1 month जब आप मेडिसिन लेना स्टार्ट करते हो, फिर टीबी के पेशेंट हो गए, आपको सिम्टम्स आ गए, आपका डायग्नोसिस हो चुका है, पॉजिटिव निकल के आ रहा है, और जब आप मेडिसिन स्टार्ट करते हो 15 to 1 month के अंदर ही आपकी 95%, 90 to 95% डिजीज़ क्योर हो जाती है, एंड बंदा बहुत हेल्दी फील करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो मेडिसिन आप लेते हो उनके साइड इफेक्ट इतने ज़्यादा होते हैं, तो बंदा फिर क्या धीरे धीरे सोचता है कि अगर मैं ठीक हो गया तो वाई एम टेकिंग दीज मेडिसिन, देन उसके फिर क्या करता है, वो स्किप करना स्टार्ट करता है मेडिसिन को, और जब वो स्किप करता है तो फिर जो मेडिसिन जो 10% जो डिजीज बची हुई है ऑलरेडी वो रीसरफेस होती है, और जो रीसरफेस होती है तो उसके कारण क्या होता है, फिर उसका चेंज होता है किसमें, MDR के अंदर। MDR का मतलब होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, और अगर वो मल्टी ड्रग के अंदर ही मेडिसिन स्किप करता है तो फिर निकल के आती है XDR। XDR का मतलब ये होता है एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। MDR का सिंपल अगर डेफिनेशन देखा जाए तो इसमें 2 मोस्ट इफेक्टिव ड्रग होती हैं, उनके खिलाफ
जो बैक्टीरिया बैठा है वो रेजिस्टेंस आ जाता है उसके अंदर। उनके नाम क्या क्या है, आइसोनाइजेट, रिफेम्पिसिन। और अगर वो भी अगर प्रॉब्लम हुई तो उसमें फिर 4 मेडिसिन के खिलाफ उसका रेजिस्टेंस आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो उस रेजिस्टेंस को ना लाने के लिए और पेशेंट की प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट देने के लिए डॉट स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। IORA, ये भी अपना 5 to 7 मार्च के बीच में IORA की मीटिंग हुई थी। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है कंसिस्टिंग ऑफ द कोस्टल स्टेट्स बॉर्डरिंग द इंडियन ओशन। ठीक है, ये रीजनल फॉर्म है पहली बात तो। ठीक है, ट्राइपार्टाइट इन द नेचर है। अब ट्राइपार्टाइट का मतलब ये होता है कि इसमें इट्स ब्रिंग टुगेदर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ किस किस चीज़ के, आप इसको बैग याद रख सकते हो। ठीक है, अगर IOR का एक सवाल, बिकॉज अभी इसकी मीटिंग हुई है और बहुत अभी बिकॉज ऑफ द ट्रम्प के आने के बाद में चाइना का जो अपना जो हेगेमोनी हो रही है, जो चाइना अपने जो बार बार एटीट्यूड दिखा रहा है, उस चक्रों के अंदर जो साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, दे आर नाउ कंसर्न्ड। ठीक है, और वो इंडिया के साथ मिलकर इस IOR को उन्होंने एक्टिवेट किया है। ठीक है, वैसे तो ये बहुत पहले से आ रखा है, लेकिन इसको सडनली फर्स्ट मीटिंग जो हुई है अभी जकार्ता के अंदर हुई है, इंडोनेशिया के अंदर। और जो मतलब इसकी जो रिसेंटली बहुत अच्छा इसका वो रिस्पांस आया है बाकी कंट्रीज़ की तरफ से। इंडिया तो ऑलरेडी पहले से इसको रेडी था इसको करने के लिए, लेकिन इसमें जो ट्राइपार्टाइट नेचर की जो ये उसमें जो मीटिंग्स होती हैं, पहला कौन सा है इसमें, गवर्नमेंट, बिजनेस एंड एकेडमिया। तो ये बी से बिजनेस हो गया, एकेडमिया हो गया, गवर्नमेंट हो गया। ठीक है, ये कॉपरेशन, क्लोज को इंटरेक्शन वगैरह वगैरह के लिए ओपन रीजनल के प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, ट्रेड फैसिलिटेशन हो गया, समथिंग लाइक दैट। इसका सेक्रेटरीट है वो मॉरिशस के अंदर है। ठीक है, ये आ गया होगा। हाँ, फर्स्ट समिट आ गया जकार्ता के अंदर 5 to 7 मार्च में हुआ था। इंडियन ओशन पहले ये रिम इनिशिएटिव था 1995 में आया था, फिर ये फॉर्मली इसका लॉन्च कब हुआ, 1997 के अंदर हुआ। फिर इसको मल्टीलेटरल ट्रीटी आई, कोई इसका कोई ज़रूरत नहीं याद करने की। हमें ये याद रखना कि जो एपेक्स बॉडी है वो कोई PM या वैसे नहीं है इसकी एपेक्स बॉडी होगी काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। ठीक है, इसके अलावा 2-3 ग्रुप और भी हैं। AG ग्रुप मीन्स एकेडमिक हो गया, BF ग्रुप मीन्स ये बिजनेस फोरम हो गई, फिर अपने ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वाले आ गए, एंड देन सीनियर ऑफिसर की काउंसिल कमेटी आ गई। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा इसके अंदर, ये ट्राइपार्टाइट है। ये अपना इसमें फर्स्ट मीटिंग यहाँ पे हुई है, फर्स्ट समिट यहाँ पे हुआ है, इसमें बैग वो हो गया अपना, इसमें मार्च 1995 में आया था। इसमें काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर की हाईएस्ट एपेक्स बॉडी है। ठीक है, अब इसमें ये सवाल जरूर बन सकता है कितने मेंबर उसमें स्टेट्स हैं, 21 मेंबर स्टेट्स एंड 7 डायलॉग पार्टनर्स, कि याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये जरूर देखना है। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मेडागास्कर, मलेशिया, ठीक है, मोजाम्बिक हो गया, ओमान, सेचेलिस, सिंगापुर, सोमालिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, UAE, ओमान। ठीक है, ये अपना मैप है। इसके अंदर जो ब्लूइश वाला जो आपको ये दिख रहे हैं, ये सारे कंट्रीज़ के मेंबर्स हैं, ये ब्लू। ठीक है, ये इंडियन ओशन है, इसकी ये रिम है, ये रिम के जितने भी ये मेंबर हैं ये सारे के सारे यहाँ पे हैं। नाउ लेट्स सी ये आप इसमें कौन कौन से हैं। ये तो है साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये आ गया आपका मोजाम्बिक, फिर आ गया आपका तंजानिया, केन्या, सोमालिया, ये है मेडागास्कर, ये आपका कोमोरोस आइलैंड है यहाँ पे, और नीचे आ गया मॉरिशस, ये सेचेलिस आ गया। ठीक है, यहाँ ऊपर आए तो क्या आ गया, ये अपना यमन, ओमान, UAE, ईरान, इंडिया, श्रीलंका एंड देन बांग्लादेश। हमें 2 चीज़ यहाँ याद रखनी है कि यहाँ पाकिस्तान मेंबर नहीं है और म्यांमार भी मेंबर नहीं है इसका। फिर थाईलैंड है, मलेशिया है, इधर इंडोनेशिया आ गया, एंड देन इधर ऑस्ट्रेलिया आ गया। ठीक है, अगर आप काउंट करेंगे तो 21 हो जाएंगे ये। नेक्स्ट लास्ट स्लाइड है ये ऑलिव रिडले की। आई थिंक 7-8 दिन पहले ये था, ये मैंने अपना कुछ नोट्स बना रखे थे तो मैं शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के साथ में। ऑलिव रिडले एक बहुत ही उसमें कुछ उसमें था कि काफ़ी इस बार वो प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे, काफ़ी कम मतलब वो आए हैं या कुछ ज़्यादा आए हैं, आई कॉन्ट रिमेंबर एक्चुअली। लेट्स सी क्या था उसमें। ऑलिव रिडले जो होता है ये जो उसका जो फेवरेट बीच है वो है गहिरमथा बीच, उड़ीसा के अंदर। ठीक है, इसी को याद रखना है हमें, गहिरमथा बीच को। ठीक है, अगर आंसर के अंदर ये आता तो हमें पक्का इसी पे क्लिक करना होता है। इसकी जो सेंचुरी है वो गहिरमथा मैरीन सेंचुरी के अंदर ये मिलता है ये। ठीक है, बीच जो है ये कहाँ से कहाँ तक है सेंचुरी, ये धमरा रिवर का माउथ है नॉर्थ के अंदर, एंड साउथ में है महानदी। अगर आपका ऐसे ये अपना ये पेनिनसुला का जो ये सॉरी ढंग से बना देता हूँ उसको ऐसे, तो यहाँ पे उड़ीसा है ऐसे, तो ऊपर वाला धमरा आ गया और नीचे महानदी आ गई, तो इनके बीच वाला जो पार्ट है उसी को बोलते हैं गहिरमथा मैरीन सेंचुरी। ठीक है, इसके मेजर ब्रीडिंग ग्राउंड हमने देखा होगा, बार बार हम देखते हैं कि इसमें यूजुअली जो आर्टिकल्स में वो आएंगे या करंट अफेयर्स के नोट्स आते हैं किसी भी इसके मैगजीन के अंदर जो भी होगा, तो वहाँ पे केवल एक ऋषिकुलिया का रिवर का ही नाम दिया जाता है या बीच का नाम दिया जाता है। बट हमें याद रखना कि सिंगल ऋषिकुलिया के ऊपर नहीं होता है, ये धमरा एंड देवी एस्चुरी है वहाँ पे, उनके ऊपर भी इसके ब्रीडिंग ग्राउंड है। ठीक है, और माइनर ब्रीडिंग ग्राउंड में महानदी, सुवर्णरेखा, ये बुद्धा बलांगा, केलोनी, बहुधा सब वहीं पे मिलते हैं। ठीक है, एक टर्म मिलती है अरीबाड़ा, ऑलिव रिडले से रिलेटेड है, मास नेस्टिंग को अरीबाड़ा बोलते हैं। ठीक है, अगर ऑलिव रिडले का एक अगर थोड़ा सा टफ टाइप का सवाल बनाने की कोशिश करेगा तो वो यही बनाएगा कि इसकी ये ऋषिकुल्या, धमरा, देवी,
बीच हो गया अपना, फिर अरीवाड़ा आ गया। इसका एक फेमस इसका वो है टीएसडी। टीएसडी का टर्म का मतलब होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन। टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब ये होता है कि जब भी जो अपनी ये जो नेस्ट होता है इसका, जिसमें जो अंडे होते हैं उनमें हैचलिंग्स होते हैं, उनके जो जो जब वो अपना जो अंडा फूटेगा और जो हैचलिंग्स बाहर निकलेंगे तो उनका जो सेक्स होगा वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर क्या था उस टाइम पर जब वो ऑलरेडी जब वो अपने उसमें एग्स में थे। ठीक है, तो इसमें ये देखो टेम्परेचर ऑफ द नेस्ट डिटरमाइंस द हैचलिंग्स जेंडर। दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन। ये ऑलिव रिडले की एक वो खासियत है। ठीक है, स्पेशलिटी है। वार्मर जो टेम्परेचर होंगे दे विल प्रोड्यूस मोस्टली फीमेल्स। ठीक है, एंड कूलर जो होगा अपने मेल भाई साहब आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना है टीएसडी, बाकी याद रहे ना रहे। ठीक है, नेक्स्ट ये आएगा कि इसने उड़ीसा गवर्नमेंट ने कई सालों पहले जो ट्रॉलर्स यूज़ करते थे अपने वाले जो डीप फिशिंग के लिए, जो फिशरमैन होते हैं, तो उन्होंने एक टर्टल एक्सक्लूड डिवाइसेस हर ट्रॉलर के ऊपर लगा दी थी। उससे क्या होता है कि वो जो अपने एक एग्जिट कवर टाइप का होता है, उसमें से ये अपने जो टर्टल्स होते हैं वो निकल के भाग जाते हैं। ठीक है, एंड देन इसमें ये जरूर याद रखना है कि स्केड्यूल 1 ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का ये पार्ट है। ठीक है, और ऑल द स्पीसीज ऑफ सी टर्टल्स इन द कोस्टल वाटर ऑफ ओडिशा आर लिस्टेड एज इंडेंजर्ड, IUCN रेड डाटा बुक ये भी आ गई। ठीक है, एंड दे आर प्रोटेक्टेड अंडर द माइग्रेटरी स्पीसीज कन्वेंशन ये भी आ गई, एंड साइट्स ये भी आ गई। ठीक है, तो क्या क्या आए, अपना इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आ गया 1, फिर अपना ये IUCN आ गया, देन अपना साइट्स आ गया, माइग्रेटरी स्पीसीज आ गया। ठीक है, इंडिया ने सबके साइन कर रखे हैं यहाँ पे, और स्केड्यूल 1 के अंदर आपको पता है इसको एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन मिलती है। गहिरमत्ता मरीन सेंचुरी, ठीक है, ऋषिकुलिया धमरा देवी, बाकी छोड़ दो माइनर वाला। मास टेस्टिंग में अरीबाड़ा आ गया, हैचलिंग TSD मेल्स फीमेल TSD हो गया, और वार्मर में फीमेल है और कूलर के अंदर मेल है। ठीक है, टर्टल एक्सक्लूड डिवाइसेज हो गए, स्केड्यूल 1 हो गया, IUCN डाटा बुक हो गई, साइट्स हो गया, माइग्रेटरी स्पीसीज कन्वेंशन हो गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।